हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि हम डेली बेस पे द इंडियन एक्सप्रेस की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती हैं उनको कवर करते हैं। तो आज है 4 नवंबर और आज की हमारी जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी वो हैं, पहली, दिल्ली के अंदर जो चिड़ियाघर है उसमें अफ्रीकी जो हाथी है शंकर की मौत हुई थी सितंबर में। तो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से क्या रीज़न आया है कि उसकी मौत जो है किस कारण से हुई थी, उसका जो है हम पूरी डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं। दूसरी जो न्यूज़ है, यूएई में इंडिया हाउस की स्थापना और जो योग का विकास होने वाला है उस पर भी बात करने वाले हैं। जो तीसरी न्यूज़ है, लंबे थ्रो इन फुटबॉल के जो संघ हैं उनके सामने क्या क्या चुनौतियां जो हैं वो आ रही हैं। तो आज की जो हमारी पहली न्यूज़ रहने वाली है वो होगी, रेयर रोडेंट बोरेन वायरस किल्ड अफ्रीकी एलिफेंट एट दिल्ली जू। तो जो ये न्यूज़ है वो चर्चा में क्यों बनी हुई है? सितंबर के अंदर जो अफ्रीकी हाथी था शंकर, उसकी मौत हुई थी। उसकी मौत का क्या कारण है वो हाल ही में चर्चा में बना हुआ है, इसलिए आज हम इस न्यूज़ को पढ़ रहे हैं। दिल्ली का जो राष्ट्रीय प्राणी उद्यान है उसमें इकलौता अफ्रीकी हाथी शंकर जो है वो मौजूद था, जिसकी सितंबर के अंदर मौत हो गई है। उसकी मौत के पीछे का जो दुर्बल कारण बताया जा रहा है वो एन्सेफेलो मायोकार्डाइटिस जो वायरस है उसको बताया जा रहा है। यह वायरस मुख्य रूप से जो है चूहों से फैलता है और जो अफ्रीकी हाथी हैं उनके लिए यह घातक साबित हुआ है। पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है उसके अनुसार वायरस ने शंकर का जो हृदय है यानी कि जो उसका दिल है उसकी मांसपेशियों में गंभीर सूजन बढ़ा दी थी। उसकी मांसपेशियों पर सूजन आ गई थी, जिसके कारण जो उसका हृदय है वो तीव्र विफलता हुई है, यानी कि हार्ट अटैक हुआ है। यह भारत के किसी भी चिड़ियाघर में सामने आने वाला पहला मामला जो है वो साबित हुआ है, यानी कि ऐसा इससे पहले कभी भी नहीं हुआ है। तो अब बात करते हैं पूरी घटना की, यानी कि इसकी मौत जो है वो कब हुई थी या फिर जब इसकी मौत हुई तो क्या क्या लक्षण देखे गए थे। तो जो मौत है 17 सितंबर 2025 को रात को 8 बजे के करीब जो है वो हुई थी। और जो शंकर है इसकी जो एज है वो 29 वर्ष जो है वो थी। यह अपने एनकोलोजर में मृत पाया गया और मृत्यु से अगर ठीक पहले की बात करें तो उसके जो है हल्का दस्त जो है वो था, लेकिन कोई भी जो है स्पष्ट लक्षण नहीं दिख रहा था उस समय पर। तो अब जानते हैं शंकर के इतिहास को, यानी कि इसको कहाँ से लाया गया था। तो जो शंकर है इसको 1998 में जिम्बाब्वे से भारत को राजनयिक उपहार के रूप में जो है वो लाया गया था। जो जिम्बाब्वे है वो अफ्रीका का एक देश है। जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा, उनके नाम पर जो है इसका नाम रखा गया। उनके जो साथी थी विम्बाई की जो मौत हुई थी 2001 में जो है उसकी मौत हो गई थी और उसकी मौत के बाद से ही यानी कि 13 वर्षों से यह अकेला ही जो है यानी कि एक एकांकी जीवन को व्यतीत कर रहा था। जो एक्टिविस्ट्स हैं उन्होंने उनकी एकांत की जो स्थिति है उस पर लंबे समय से सवाल भी उठाए थे और 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसकी क्या प्रक्रिया रही? मौत के बाद जो है IVRI यानी कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली की विशेषज्ञ टीम ने पोस्टमार्टम किया और जो नमूने जांच हैं उनके लिए उनको भेजा गया। फिर अंतिम रिपोर्ट 3 नवंबर 2025 को आई है, यानी कि कल ही जो है वो रिपोर्ट आई है, जिसमें कि EMCV की पुष्टि की गई है। तो जो वायरस है इसके बारे में जानते हैं। जो EMCV है एक पिरकाना वायरस है जो कि चूहों यानी कि रैट्स के माध्यम से फैलता है। यह
जो संक्रमण है भोजन के द्वारा, पानी या फिर जो कृतंग लाश हैं उनके संपर्क से जानवर को हो जाता है। तो जो अफ्रीकी हाथी हैं इनकी सबसे संवेदनशील प्रजाति है। जंगली और कैद में जो है कई मामले दर्ज हैं, यानी कि जो लक्षण हैं वो अचानक दिखते हैं, जैसे कि दिल के ऊपर हृदय के ऊपर सूजन से तुरंत मौत हो सकती है, या फिर जो वैश्विक अध्ययन है उनमें यह शेरों, सूअर या फिर जो अन्य जानवर हैं उनमें भी घातक पाया गया है। तो इसकी रोकथाम के लिए चूहों पर नियंत्रण करना चाहिए, भोजन पानी की सफाई और जो वैक्सीनेशन है वो ज़रूरी हो जाता है। चिड़ियाघर की स्थिति और जांच के बारे में जानते हैं। तो जो दिल्ली के अंदर चिड़ियाघर है उसमें चूहा समस्या जो है वो लंबे समय से बनी हुई है, जो कि EMCV फैलने का मुख्य कारण बनी है। तो अगस्त 2025 से जब बर्ड फ्लू का कारण जो है चिड़ियाघर बंद किया गया था और जो शंकर है उसकी मौत ने देखभाल पर और अधिक सवालों को खड़ा कर दिया। तो जो पर्यावरण मंत्रालय है उन्होंने मौत की जांच के आदेश दिए और रिपोर्ट में जो लापरवाही है उसके संकेत भी दिए। शंकर पहले से बीमार थे लेकिन प्रशासन ने शुरुआत में इनकार कर दिया। तो शंकर की जो एकाकी जिंदगी थी उसने तनाव को और बढ़ा दिया, जो कि हृदय रोग का जोखिम बढ़ाता रहा। और WAZA यानी कि वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम, उन्होंने अक्टूबर 2024 में चिड़ियाघर को 6 महीने के लिए सस्पेंड भी किया था शंकर की खराब देखभाल के कारण। तो जो ये घटना है भारतीय चिड़ियाघरों में जैव सुरक्षा और जो जानवर हैं उनकी मानसिक जो शारीरिक देखभाल है उस पर पुनर्विचार की मांग करती है। शंकर की याद में NZP ने उन्हें शक्ति, बुद्धि और प्रेम का प्रतीक भी बताया है। तो भारतीय जो वन्यजीव संरक्षण है इस न्यूज से रिलेटेड हम जो है PYQs करने वाले हैं। भारतीय वन्यजीव संरक्षण कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. वन्यजीव जंतु सरकार की एकमात्र संपत्ति हैं। दूसरा, जब कोई वन्य जंतु संरक्षित घोषित किया जाता है तो उसे संरक्षित क्षेत्र के अंदर या बाहर समान संरक्षण प्राप्त होता है। तीसरा, संरक्षित वन्य जीव के मनुष्य के लिए खतरा बनने की आशंका पर्याप्त आधार है जिसके लिए उसे पकड़ा या मारा जा सकता है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक और दो, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो हमारा आंसर होगा ए केवल 1 और 2। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जानवर किसी व्यक्ति द्वारा कानूनी प्रावधान के तहत छोड़कर शिकार नहीं किया जा सकता? 1. घड़ियाल, 2. भारतीय जंगली गधा, तीसरा कस्तूरी मृग, चौथा है धोले। जो हमारे ऑप्शन रहेंगे, ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1, 3 और 4, डी 2, 3 और 4। तो हमारा आंसर होगा सी 1, 3 और 4। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत में यदि कोई कछुआ प्रजाति वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जो शेड्यूल है यानी कि शेड्यूल 1 के तहत संरक्षित घोषित की जाती है तो इसका अर्थ क्या है? ए धोरण व्यापार या संभालना प्रतिबंधित, बी केवल शिकार प्रतिबंधित, सी केवल संरक्षित क्षेत्र में संरक्षण, डी केवल विदेशी व्यापार प्रतिबंधित। तो हमारा आंसर होगा ए धोरण व्यापार या संभालना प्रतिबंधित। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता का जो संरक्षण है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रणनीति पारंपरिक मानव जीवन के साथ क्या है? ए जैव मंडल रिजर्व की स्थापना, बी राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा, सी वन्य जीव
अभ्यारण्य का निर्माण, डी रामसर स्थल अधिसूचना। तो हमारा आंसर होगा ए जैवमंडल रिजर्व की स्थापना। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता के हॉटस्पॉट में स्थानिक पौधे और जानवर की प्रजाति मौजूद है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की अवधारणा किस संगठन से उत्पन्न हुई है? ए IUCN से, बी WWF से, सी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम से डी CSIR। हमारा आंसर होगा ए IUCN से। जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे वो UPSC मेंस को लेकर रहने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है कि भारत में जैव विविधता कैसे भिन्न होती है? जैविक विविधता अधिनियम 2002 वनस्पति और जीवों के संरक्षण में कैसे हेल्प करता है? जो दूसरा क्वेश्चन है कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए सतत विकास के तरीकों पर चर्चा कीजिए। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ रहेगी, UAE टू हैव इंडिया हाउस सेट टू डिक्लेयर योगा ए कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट। तो ये न्यूज़ जो है चर्चा में क्यों है? तो हाल ही के अंदर भारत और जो संयुक्त अरब अमीरात है यानी कि UAE है, उनके बीच में सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। जो UAE है उसमें इंडिया हाउस नाम का एक सांस्कृतिक केंद्र जो है वो स्थापित करने की योजना बनाई है, जो कि कला, संस्कृति, छात्र विनिमय और साझा इतिहास को उजागर करने का केंद्र बनेगा। यह केंद्र अबू धाबी में बनाया जाएगा और अगले कुछ वर्षों में यह तैयार भी हो जाएगा। इसके अलावा UAE योग को पूर्ण रूप से प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता देने की तैयारी कर रहा है, जो कि खाड़ी देशों में पहली बार किया जा रहा है। इंडिया हाउस में योग परीक्षण का केंद्र भी होगा, जो कि दोनों देशों के बीच में योग और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देगा। तो जो इंडिया हाउस है उसके बारे में जानते हैं विस्तार से। इसके क्या उद्देश्य हैं? यह केंद्र भारत की कलात्मक विरासत और समकालीन जो रचनात्मकता है उसको प्रदर्शित करेगा। इसमें कला की प्रदर्शनियाँ, जो छात्र हैं उनका आदान प्रदान, सांस्कृतिक संवाद और युवा सहयोग पर जोर दिया जाएगा। जो UAE है उसकी संस्कृत जो मंत्री हैं संस्कृति मंत्री नूरा बित मोहम्मद अल काबी, उन्होंने इसे दोनों देशों की जो रचनात्मक जुड़ाव है उसका प्रतीक भी बताया है। तो बात करते हैं इसकी प्रगति की। मार्च 2025 में नई दिल्ली में आयोजित उच्च स्तरीय जो बैठक है उसमें इसकी स्थापना पर चर्चा की गई है। अक्टूबर 2025 में नई दिल्ली में UAE दूतावास द्वारा आयोजित सांस्कृतिक जो गोलमेज सम्मेलन है उसमें भारतीय कलाकारों जैसे कि आदिल हुसैन, अदिति मंगलदास ने भी भाग लिया था, जहां पर इंडिया हाउस की अवधारणा पर विस्तृत जो है बातचीत हुई थी। इसका महत्व क्या है? UAE जो है भारतीय समुदाय का सबसे बड़ा जो है वो केंद्र है, और यह जो केंद्र है सांस्कृतिक जो संबंध है उनको संस्थागतता का जो रूप है वो प्रदान करेगा। यह अबू धाबी में एक शोध का केंद्र और प्रदर्शनी हब के रूप में जो है कार्य करेगा। योग को प्रतिस्पर्धी खेल घोषित करने की तैयारी। तो योग को जो है प्रतिस्पर्धा का खेल घोषित करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं? तो जो UAE है योग को आधिकारिक रूप से जो प्रतिस्पर्धी खेल होते हैं उनके रूप में मान्यता देने वाला पहला खाड़ी देश बनने जा रहा है। इंडिया हाउस में योग प्रशिक्षण का केंद्र स्थापित किया जाएगा, जो कि योग को खेलों के रूप में बढ़ावा देगा। UAE का जो खेल मंत्रालय है उसने युवा विनिमय और योग विकास पर जोर दिया है। इसकी
समय सीमा की बात करते हैं। अगले 3 महीनों में युवा विनिमय और योग संबंधित जो परियोजनाएं हैं वो स्टार्ट करने की उम्मीद है। यह भारत और यूएई की सांस्कृतिक परिषद के दूसरे सत्र यानी कि अक्टूबर 2025 अबू धाबी में चर्चा का मुख्य विषय रहा है। तो जो भारत है उसके संदर्भ से देखते हैं। भारत में 2020 से ही योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता मिल चुकी है, लेकिन यूएई की यह पहल जो है वैश्विक स्तर पर योग को खेल के रूप में स्थापित करने में मददगार जो है वो साबित होगी। जो ये विकास है भारत यूएई संबंधों को सांस्कृतिक और जो खेल के आयाम हैं उनमें मजबूत करेगा, जो कि व्यापारिक साझेदारी के साथ लोगों के बीच में जो जुड़ाव है उसको और अधिक बढ़ाएगा। इस न्यूज़ से रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। 2022 जीएस पेपर 1 निम्नलिखित में से कौन सा कथन I2U2 यानी कि इंडिया, इजराइल, यूएससी और यूएसए समूह के संदर्भ में सही है? तो हमारा आंसर है यह समूह भारत की पश्चिम एशिया की जो नीति है उसको मजबूत करता है, यानी कि यह यूएई के जो संबंध हैं उनसे जुड़ा हुआ है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 2021 में जीएस पेपर 1 के अंदर जो है वो आया था। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। यूएई, सऊदी अरब, कतर, इनमें से भारत के साथ गैर तेल व्यापार में कौन सा सबसे बड़ा भागीदार है? उत्तर यूएई। भारत जो है यूएई व्यापार संबंधों पर आधारित है। 2019 के अंदर जो है जीएस पेपर 1 में आया हुआ है। अरब स्प्रिंग विद्रोहों की श्रृंखला का मूल रूप से किस देश से जो है स्टार्ट हुई है? जो हमारा उत्तर है वो होगा टूनेशिया। यह जो है पश्चिम एशिया की जो राजनीति है उस पर प्रभाव है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सांस्कृतिक केंद्रों से जुड़ा, जो कि 2018 में जीएस पेपर 1 में आया था। विदेशों में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र जैसे कि ICCR की भूमिका क्या है? तो हमारा आंसर होगा सांस्कृतिक आदान प्रदान। जो इंडिया हाउस जैसी पहले हैं उससे जो है यह प्रासंगिक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मेंस को लेकर रहने वाला है कि भारत, इजराइल, यूएई, यूएसए समूह भारत की वैश्विक राजनीतिक जो स्थिति है उसको कैसे परिवर्तित करेगा? तो पश्चिम एशिया में यूएई जैसे जो देश हैं उनके साथ भारत के संबंधों में ऊर्जा सुरक्षा की भूमिका पर चर्चा कीजिए। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि हाउ रिटर्न टू लॉन्ग थ्रो INS इज पोजिंग ए प्रॉब्लम फॉर फुटबॉल एसोसिएशन। जो फुटबॉल है उसमें थ्रो इन जो है एक सामान्य रीस्टार्ट है, लेकिन हाल ही में वर्षों में जो है लंबे थ्रो इन यानी कि लॉन्ग थ्रो इन्स की जो वापसी है उसने खेल को एक नई रणनीतिक गहराई दी है। यह जो तकनीक है 2000 के दशक में रोरी डेलाप जैसे जो खिलाड़ी हैं उनके कारण लोकप्रिय हुई थी। अब यह जो है फिर से प्रीमियर जो लीग है या फिर अन्य जो प्रमुख लीग हैं उनमें छाई हुई है। जो टीम है जैसे कि ब्रेंटफोर्ड, टोटेनहम और जो बोरनमाउथ है उन्होंने इसे हमले का हथियार बना लिया है, जहां विशेषज्ञ जो थ्रोवर हैं जैसे कि माइकन कायोडे या फिर केविन डांसो गेंद को पेनल्टी एरिया में सीधे फेंकते हैं, जिससे कि सेट पीस की तरह गोल के मौके बनते हैं। हालांकि यह जो ट्रेड है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो फुटबॉल संघ हैं जैसे कि IFAB इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड के लिए कई समस्याएं पैदा कर रहा है। तो समय की बर्बादी और गेंद इन प्ले टाइम में कमी,
लंबे थ्रो इन लेन में खिलाड़ी जो है औसतन 20 से 30 सेकंड या फिर इससे भी ज़्यादा समय जो है वो लगाते हैं। इनमें गेंद को सुखाना, टीममेट को पोजीशन सेट करना या फिर जो रनअप है उसमें शामिल होना होता है। परिणाम स्वरूप जो मैच हैं उनमें गेंद इन प्ले टाइम घट रहा है और 2025-26 में प्रीमियर लीग सीजन के पहले 40 मैचों में औसत गेंद इन प्ले टाइम जो है 54 मिनट 21 सेकंड रहा है, जो कि पिछले साल से 2 मिनट कम है। जो समस्या है फुटबॉल के संघ के लिए वो क्या है? तो जो IFAB है उसका मुख्य उद्देश्य खेल को तेज और आकर्षक बनाना है। कम गेंद इन प्ले टाइम दर्शकों को उबाऊ लगता है और जो टीवी की रेटिंग है वो भी इससे प्रभावित होती है। जो IFAB है उसने अक्टूबर 2025 की जो बैठक है उसमें थ्रो इन और जो गोल किक है उस पर काउंट डाउन टाइम लिमिट, जैसे कि गोलकीपर के 8 सेकंड नियम की तरह है, उस पर जो है चर्चा की, जहां पर देरी पर जो विरोधी टीम है उसको फ़ायदा मिलेगा। जो नियम हैं उनमें बदलाव की ज़रूरत और रेफरी के सामने क्या क्या चुनौतियां देखी जा रही हैं। तो जो लंबा थ्रो इन सेट पीस है उसकी तरह काम करते हैं, लेकिन नियमों में अभी भी कोई भी स्पष्ट सीमा नहीं है। EFL इंग्लिश फुटबॉल लीग उसने 2023 और 24 से गेंद सुखाने के लिए तौलिए पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। क्या क्या समस्या है? जो रेफरी है उसको समय बर्बादी का फैसला लेना पड़ता है जो कि विवादास्पद होता है। IFAB को नए नियम बनाने पड़ेंगे जिससे कि थ्रो इन पर 10 से 15 सेकंड की लिमिट होगी, जो कि ट्रायल और लागू करने में जटिल होगा। इससे जो लीग हैं जैसे कि प्रीमियर लीग है या फिर FIFA है उनके बीच में जो है समन्वय की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जो खेल है इसकी प्रभावशीलता का जो अनुभव है, जो दर्शक अनुभव है उस पर क्या इफ़ेक्ट जो है हमें देखने को मिल सकता है। तो जो आधुनिक फुटबॉल है उसमें पोजेशन बेस्ट स्टाइल प्रमुख है, लेकिन लंबे थ्रो इन डायरेक्ट फिजिकल प्ले को बढ़ावा देते हैं। यह गोल को बढ़ा सकता है, यानी कि इन सीज़न प्रीमियर लीग में 8 गोल थ्रो इन हैं, तो लेकिन जो मैच है उसको रुक रुक कर बनाता है। तो जो समय है क्या क्या जो समस्या है फुटबॉल संघों के लिए उत्पन्न हो रही है। तो जो FIFA है, IFAB है, उनको खेल को ग्लोबल स्तर पर आकर्षक रखना है, यानी कि अगर थ्रो इन से जो मैच है 5 से 6 मिनट लंबा हो जाता है तो यह जो है कमर्शियल जो वैल्यू है, यानी कि स्पॉन्सरशिप का जो बॉन्डकास्टिंग है उसको प्रभावित करता है। जो गैरी नेवेस जैसे विशेषज्ञ हैं उन्होंने क्लॉक बेस्ड जो सिस्टम है उसको सुझाया है, लेकिन यह लागू करने से पुरानी जो परंपरा है उस पर हमें असर देखने को मिल सकता है। तो जो रणनीतिक असंतुलन और डिफेंसिव चुनौतियां हैं, यानी कि डिफेंस को अब थ्रो इन को कॉर्नर की तरह डील करना पड़ता है, जो कि हेडर और जो एरियल जो ड्यूल्स है उसको बढ़ा देता है। नए ज़माने के जो डिफेंस हैं उसको इस ट्रैटरी यानी कि लूपी फ्लैट से निपटना मुश्किल होता है। तो क्या क्या समस्याएं हैं, यानी कि जो संघ हैं उनको यह सुनिश्चित करना होगा कि जो खेल है वह निष्पक्ष रहे, ताकि अगर कोई भी टीम जैसे कि बेंडफोर्ड जिसके पास 3 विशेषज्ञ थ्रोवर हैं उनको फ़ायदा मिलता रहे। तो जो लीग है उसमें असमानता बढ़ेगी, यानी कि IFA जो B है ऑक्साइड नियमों की समीक्षा भी कर रहा है ताकि आक्रामक खेल जो हैं
वो और अधिक बढ़ें। तो हमें इस न्यूज़ से क्या निष्कर्ष जो है वो मिलता है, यानी कि IFAB जैसी जो संस्थाएं हैं इस ट्रेंड को नियंत्रित करने के लिए सक्रिय हैं। जो थॉमस ट्यूचेल जैसे कोच हैं उन्हें वापसी कर रहे हैं, लेकिन अगर समय बर्बादी नहीं रोकी गई तो 2026 के जो नियम हैं उनमें बदलाव संभव है। तो फुटबॉल संघों के लिए यह संतुलन बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। जो रणनीतिक है जो रणनीति है उसको बढ़ावा दें ताकि जो खेल है वो और अधिक तेज रह सके। भारत में AIFF को भी जो है एक बदलाव पर नज़र रखनी होगी, क्योंकि जो ISL है उसमें लंबे थ्रो इन उभर रहे हैं। तो इस न्यूज़ से रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं उनको कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2006 में FIFA विश्व कप फुटबॉल आयोजन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। A, यह 18वां FIFA विश्व कप था। यह जर्मनी में 9 जून से 9 जुलाई तक आयोजित हुआ। या फिर जर्मनी ने इसे 2000 में आयोजन का अधिकार जीता। कौन से कथन सही हैं? तो हमारा आंसर होगा सभी, यानी कि सभी जो हैं वो सही हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2002 में FIFA विश्व कप फुटबॉल में ब्राज़ील के रोनाल्डो ने कितने गोल जो हैं वो किए थे? तो हमारा उत्तर होगा 8 गोल। फुटबॉल के अंदर जो सेट पीस है उस जैसे थ्रो इन ने गोल बढ़ाने पर विचार किया। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है कि मरडेट का जो कप है किस खेल से जुड़ा हुआ है? हमारा आंसर होगा फुटबॉल से। चौथा जो क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी फाइनल 2001 में किसने किस टीम को हराया? केरल ने गोवा को हराया। जो हमारा मेंस का क्वेश्चन है वो होगा भारत में खेल शासन की वर्तमान जो मॉडल है उस पर चर्चा कीजिए। इससे जुड़ी जो समस्याएं हैं वो क्या क्या हैं? तो हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार से जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि हमें इन न्यूज़ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वह आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनके अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।